मेरी वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए मैं भी आपसे बात करूँगा। हाँ बोलो। उस चीज़ के लिए आप बात कर लीजिए, बनाइए। अब ये बताइए, आपने जो हमारे यहाँ पर ये जो लोन दिया है वो कौन सी करेंसी में दिया है? कौन सी करेंसी में? हमारे गांव ग्राम सभा का नाम है, जो लोन दिया है आपने कौन सी करेंसी में दिया है? कौन सी करेंसी में दिया है? आपके मतलब पैसे करंट में दिए हैं कि अकाउंट में? तो कौन सी करेंसी में दिया है? इंडियन करेंसी में दिया है। इंडियन करेंसी में दिया है। दूसरी बात, इंडियन करेंसी का मानक क्या है? इंडियन करेंसी का मानक क्या है? मानक स्टैंडर्ड क्या है अगर आपने इंडियन करेंसी में दिया तो? मेरे खाते में डाला है। खाते में डाला वो अलग बात है, वो ठीक है, आपके पास रिकॉर्ड होगा, स्टेटमेंट होगा, डाला है आपने, सही बात है। हम ये कह रहे हैं कि उस जो आपने करेंसी इनके अकाउंट में ट्रांसफर की है वो उसका मानक क्या है? उसका मानक ये है कि ये अपना है ना जो पशुपालन वगैरह है उसके प्रति व्यापार बढ़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है। और मैं भाई साहब ये नहीं पूछ रहा कि इसी यूज के लिए दिया है, आप यूजिंग बता रहे हो। मानक के बारे में, मानक यानी स्टैंडर्ड क्या है? जैसे अमेरिका का डॉलर होता है, उसका अभी 80 का डॉलर चल रहा है और उसकी जो गोल्ड की मानक जो उसका स्टैंड जो 80 का दे रखा है या 120 का दे रखा है, इसी से हर देश की करेंसी का एक मानक होता है। उस मानक के उस पर बिहाफ पर करेंसी छपती है। जैसे अभी हमारे पास 100 का नोट आया, 100 का नोट छपने के लिए हमारा 100 रुपए का गोल्ड जो है RBI बैंक, रिजर्व बैंक में जमा होगा, वो कितना होगा उसके बारे में आपने जब 50,000 रुपये को या 60,000 या 10,000 जो भी दिया, आपने वो कौन से मानक में दिया, उसका क्या मानक था? इसके बारे में तो साहब मेरा वकील ही बताएगा आपको। वकील के लिए आपके लिए हम एक कागज देंगे अभी बना के, उस आवेदन का आप जवाब देंगे, आप अपने वकील से दिलवाइए, आप लेके आइए, पुलिस वालों से दिलवाइए, हमें सर्टिफाई करोगे। जब जैसे आपने जब 50,000 रुपये का लोन इनको दिया था, इनके फोटो लिए, आधार कार्ड लिया, पहचान पत्र लिया और फिर उससे भी पेट नहीं भरा तो आपने उनके घर पे आके फोटो भी खींचा और फिर भी नहीं पेट भरा तो 2 गवाहों के साइन कराए, एक गवाह लिया या 2 जो समूह हुआ वो सारे करवाए आपने। जब आप पूरा पेट भर गया कि हाँ ये आदमी जैन मन है और ये हमारे इतने अदायगी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब सर्टिफाई होने के बाद में आप इनको लोन दिया, ठीक। अब आपको हमने 18 किस्त दे चुके हैं, 18 या 19 किस्त दे रुके हैं। अब हमें कुछ पता चला है, हमें कुछ संशय पैदा हो गया है कि आपने जो हमारे इस ग्राम सभा में जो लोन दिया है वो असली में दिया है या नकली में दिया है। ये आपके लेटर हेड जो जेएनसी बैंक से आया, उस लेटर हेड पे हमको लिखित में चाहिए। हाँ, तो पहले तो यही बात है कि आप स्टैंड बताइए, स्टैंड के लिए हम कागज लिख के देंगे, आप आपको मेरा वकील बताएगा। हाँ, आप वकील से बात कर लीजिए, आपको अभी हम PDF में दे देते हैं और एक फोटो कॉपी करा के दे देंगे। आपका जो भी पैसा, हमारे को आपके पैसे की मारने की मंशा नहीं है, मैं इंटरेस्ट के साथ देंगे आपका पैसा। अगर आपका निकलता है तो आप लेना, अगर हमारा निकलता है तो हमें देना। हिसाब तो बाप बेटे का होता है, इसमें तो कोई दोहरा वाली बात नहीं है। तो आप हमें बस ये बताइए कि जो आपने करेंसी इस ग्राम सभा के लोगों को दी है वो कौन से करेंसी में, उसका मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड फोन करके पता कर लो आप अपने मैनेजर से, आपको मेरा वकील ही बताएगा। उसके लिए आपको ना पहले अपना कुछ जारी करवाइए, पहले उसके लिए खारिज करवाइए। 5 मिनट में दे रहा हूँ बस करवाइए, उसके बाद में आपको हमारा वकील भी प्रोवाइड बताएगा आपको, ठीक है। और अब जो ये किस्त जो जा रही है आपकी, जो ये आवेदन का आप जवाब देंगे, आपका जितना भी मैं इंटरेस्ट के साथ बन रहा है फुल एंड फाइनल चुकता करेंगे। ग्राम सभा का ये एक नियम बन चुका है कि अब जो है MI वगैरह भरने का सारा पचड़ा खत्म। आप जमा करोगे? हाँ जी, ठीक है। तो मैं आपको अभी आप जैसे आन दो, आपको अपने वकील से पहले वो कागज निकलवा लाइए। हाँ, हम प्रोवाइड करवा और दें। जितने ये तो हमारा एक केस है आपके पास, अगर आपके 1-2 और केस होना हमारे को नाम है तो वो हमारी ग्राम सभा इस बात पे एग्री, ठीक है, हम मंजूर है मैं उस चीज के लिए। हाँ, तो तुमको घर घर जाने की जरूरत नहीं, हम तो वैसे भी नहीं आते। हाँ, आप एक जगह आइए और जितना आपकी किस्त बनती है उस दिन लेकर के एक आदमी से मात्र संपर्क कीजिए और अपनी सारी किस्त नहीं, हमारा पूरा फाइनल करवाने की, फुल फाइनल ले जाओ। ठीक है, फुल फाइनल करवा दीजिए, फुल फाइनल चुकता करा लो। ओके। आप ग्राम समाज से आप कह रहे हो ना इस चीज को, मेरा एक रुपया 5 हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आपको करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई नहीं, मुझे कोई, मैं तो आपसे इस चीज के लिए मैंने पहले भी नहीं मना करा, मैंने उस चीज के लिए आप करिए, कोई दिक्कत यही है हमारा। ओके, आपको करवाते हैं।
हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आज हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी हैं। तो अभी तक जो हम आपको बताते थे कि रिकवरी एजेंट आपके साथ जो रिकवरी करेंगे तो वो उनका प्रोसेस क्या होता है या होना चाहिए, तो उनसे हम आप मांगते थे, अगर वो विजिट करते थे, कि आप अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखाइए और आईडी कार्ड दिखाइए। लेकिन यहाँ पे है ना, एक और चीज़ है, जो एक क्लॉज है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्शन डाल देते हैं बैंक के साथ कि हमारे को ये समस्या है या ये हमें डिस्प्यूट है आपके साथ, आप इसका रेजुलेशन दें, तो एज़ पर लॉ या एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन, जब तक बैंक हमारे उस पॉइंट का सोल्यूशन नहीं दे देता, हमारी ऑब्जेक्शन जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक बैंक हमारे से रिकवरी नहीं कर सकता। तो उस पर आज हम आपको बताएंगे कि हम ऑब्जेक्शन किस तरीके से उसमें डाल सकते हैं या हमें बैंक से क्या सवाल करना है। आगे देवेंद्र जी बताएंगे। जी सर। जी कुणाल भाई, आपके सभी दर्शकों को और अपने निडर इंडिया चैनल के सभी साथियों को नमस्ते। इसमें क्या है कुणाल भाई कि सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि आपने जो बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट में बैंक ने आपसे क्या मांगा और आपने बैंक से क्या मांगा। आमतौर पे ये देखा गया कि भाई मैंने बैंक से 6 लाख रुपए का कर्जा ले लिया, ठीक, तो 6 लाख रुपए का कर्जा आपको मिला भी है कि नहीं मिला है, ये जाने बिना आप इतने प्रेशर में क्यों आए हो। जी, अभी तक लोगों को क्या लग रहा है कि जो बैंक ने उनको दिया है, जो उनके खाते में ट्रांसफर किया है, वो 6 लाख रुपया है, जबकि आपको जब पता चलेगा कि ये 6 लाख रुपया नहीं है, मात्र कागज की पर्ची है, 6 लाख रुपए का वादा है और जिसके बदले में वो 6 लाख रुपए देने से मुकर भी रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब हमने बैंकों को आवेदन लगाया, और आवेदन ये नहीं लगाया कि आपके कर्जे को किस तरह से हम चुकता करना चाहते हैं, हमने बैंकों को आवेदन लगाया कि मेरे पास एक 2000 रुपये का नोट है या 500 रुपये का नोट है और उसके ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे हैं आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर। इसका मतलब आरबीआई के गवर्नर ने देश के लोगों के नाम एक प्रोमिसरी नोट जारी किया हुआ है, रुपए का प्रोमिसरी नोट, जिसको हम बैंक नोट बोलते हैं। वो बैंक नोट आपके पैसे की, आपके धन की गारंटी है, जो कि आरबीआई अपने पास रखे हुए है। यानी आरबीआई ने आपका रुपया अपने पास रखा और उस रुपए की पर्ची आपको दे रखी है। तो जो बैंक आपको दे रहा है, जो बैंक आपको लोन के रूप में डिजिट आपके खाते में, वो पैसा नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो रुपए की पर्ची है। जैसे कि मैं अगर आपको लिख कर दे दूं कि मैं आपको 10 किलो खांड देने का वादा करता हूं, ठीक है, तो अब वो उस पे सिग्नेचर है जी। वो दुकानदार मुझे जानता है, आपको भी जानता है, आपको चाहे जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन मैंने उस पर लिख दिया कि मैं धारक को 10 किलो खांड देने का वादा करता हूं। अब उसको आप खा नहीं सकते पर्ची को, बिल्कुल सही, लेकिन वो 10 किलो खांड के बराबर चलेगी जी। जब भी आपको खांड की जरूरत हो, आप उस दुकानदार को वो पर्ची दे दो और उससे खांड ले लो। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो आप देनदार हो क्योंकि सिग्नेचर आपके हैं, कि या फिर मैंने अगर दिया है तो मेरे सिग्नेचर है, तो मैं उस दुकानदार को देनदार हूं। आप जाकर के उस पर्ची को दे सकते हो, या कोई भी एनीबॉडी, मैं उसका देनदार। तो इसी तरह से आरबीआई ने जब ये लिख करके दिया कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो आरबीआई 500 रुपए देने का वादा कर रही है जी। अब यदि इस 500 रुपए के बदले में आपको 500 रुपए के नोट के बदले में यदि आपको 500 रुपए नहीं मिलते हैं, तो वहां आरबीआई का जो ये प्रोमिसरी नोट है, ये एक तरह से बाउंस होता है, जैसे हमारा चेक बाउंस होता है, और उसके ऊपर आरबीआई के ऊपर मुकदमा होना चाहिए जी। अब हमने आवेदन लगाया बहुत से बैंकों को, और बहुत से बैंकों में आरबीआई के नाम पे, इशू ब्रांच को नाम, कि आपसे हमको ये जो 500 रुपए का नोट है और ये 2000 का नोट है, हम इसके बदले में कोई बैंक नोट नहीं चाहते, हम अपना रुपया चाहते हैं जो आरबीआई में जमा है जी। क्योंकि अभी तक क्या है, नॉर्मली जो लोग हैं उनको तो ये भी नहीं पता है कि रुपया क्या होता है। वो तो क्या सोच रहे हैं कि जो आपकी जेब में नोट हैं या जो आपके मोबाइल में डिजिट है, वो इसी को रुपया बोल रहे हैं, वो उसी को रुपया बोलते हैं। मैक्सिमम लोग उसी को रुपया बोल रहे हैं जी। और जो बैंक ने दिया वो रुपया नहीं है,
और जो आपकी जेब में है ये भी रुपया नहीं है। इसको थोड़ा सा गौर से अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक नोट दिखाता हूँ। इस नोट पे ये 500 रुपये का नोट है। इस नोट के ऊपर ये लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 500 रुपीज। बिल्कुल। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, जी। शशिकांत दास, और नीचे गवर्नर। अभी इसके मुकाबले आप एक और नोट देखिए, इस नोट पे कुछ और लिखा है, जरा पढ़ के बताइए इस दर्शकों को अपने। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। जी ये चीज वहां नहीं लिखी हुई। जी। ये 5 का नोट था उस वक्त के, ये 1968 से पहले का नोट है ये। तो 1968 से पहले ये प्रॉमिसरी नोट हुआ करता था जी। आरबीआई का। 100 रुपए के नोट भी ऐसे ही होते थे, 10 रुपए का नोट भी ऐसे ही होता था। अब ये जो नोट है, सबसे पहली बात जब हमने आरबीआई से आरटीआई डाल करके पूछा कि क्या हम किसी का प्रॉमिस बदल सकते हैं, क्या किसी को गवर्नर का प्रॉमिस जो देश की जनता के नाम है, जो कभी किसी गवर्नर ने दिया था, क्या उसे बदलने का हक है? तो कानून के ज्ञाता जो वकील हमें मिले, उन्होंने बताया कि आप किसी और का तो छोड़िए, आप अपना भी प्रॉमिस नहीं बदल सकते, अपना भी एफिडेविट बदलना जो है वो जुर्म है। ठीक है। तो अच्छा, एफिडेविट नहीं बदल सकते, तो आरबीआई ने बदला हुआ है। हमने आरटीआई डाली, आरबीआई ने कहा आरटीआई के जवाब में कि नहीं, हमने तो ना पहले सिर्फ अंग्रेजी में होता था, अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। फिर उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई वर्मा जी की पूरा सीआईसी के अंदर, और पूरी बहस के बाद जब आरबीआई का गवर्नर, वो जो आरबीआई की तरफ से जो डायरेक्टर आया हुआ था, उसने जब बताया कि जी हम आपके सवाल को समझ नहीं पाए, पर हाँ हमने ये प्रॉमिसरी नोट बदला है। जैसे ही ये लाइन आरबीआई ने हमें लिख कर दी और उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी, उसी दिन ये साबित हो गया कि यदि आपने किसी का प्रॉमिस बदल दिया तो जो बदला हुआ प्रॉमिस है वो फेक माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। मतलब ये जो 500 रुपये का नोट है ये फेक माना जाएगा, क्योंकि इस पर लिखा हुआ जो नोट है ये बदला हुआ है, ये असली प्रॉमिस नहीं है। एक तो सबूत हो गया ये, ठीक है, कि भाई ये नोट नकली है। दूसरी चीज, फिर हमें एक चीज सामने आई कि असली नोट और नकली नोट कौन सा होगा। असली नोट में और नकली नोट में क्या फर्क है? अभी इस 1 रुपये को आप देखो, इस 1 रुपये के ऊपर क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पर तो कहीं नहीं लिखा हुआ। 5 रुपये के नोट के ऊपर तो, इस 2 रुपये के नोट पर तो कहीं नहीं लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इधर इनकी शाही खत्म हो गई थी क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा इस है। पे दोनों पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार छापती है, ये भारत का रुपया है, और ये रिजर्व बैंक का रुपया है। तो इसका मतलब हमारे देश में 2 तरह के धन चल रहे हैं जिनको हम धन मानते हैं। एक जो भारत की सरकार छापती है और एक आरबीआई छापती है। यदि आरबीआई छापती, यदि ये आरबीआई के अंडर होता तो फिर हम मानते कि आरबीआई और भारत सरकार एक ही है। या फिर इसको अगर भारत सरकार के अंडर कोई चीज छापती तो फिर इस पे भारत सरकार कहीं ना कहीं लिखा होता। इस पे लिखा है केंद्रीय सरकार, इस पे लिखा है भारत सरकार, या तो इस पर भी केंद्रीय सरकार लिख देते या फिर इसके ऊपर भी भारत सरकार लिख देते, लेकिन इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ। फिर हमने खंगाली अपनी संविधान की कॉपी। संविधान में कहीं केंद्रीय सरकार का उल्लेख ही नहीं है, कहीं डेफिनेशन ही नहीं है। वहां या तो यूनियन ऑफ इंडिया है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या फिर हमारा ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है। कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट तो वहां पर, केंद्रीय सरकार तो वहां कोई डेफिनेशन है ही नहीं। लेकिन जो आदेश आते हैं वो केंद्रीय सरकार के नाम से आते हैं। अब यहां भी गड़बड़ हो गई। अब हमने सोचा कि क्या ये अलग अलग है, तो फिर थोड़ी डिटेल में जाने पर जब रुपये को जानने का सोचा तो असल में क्या है, 2 तरह के नोट छपे हैं। ये जो 1 रुपये का नोट है ये करेंसी नोट कहलाता है, इसको केवल भारत सरकार छापती है, और जो हम कमाते हैं वो भारत के लोग भारत का रुपया कमाते हैं, तो वो ये कमाते हैं जी। अभी आपको समझ आ गया? यानी आप जो बैंक में जमा कराते हो वो क्या जमा कराते हो? रुपया। क्योंकि आप क्या करते हो, आप मेहनत से कमाते हो। आपने दिहाड़ी करी, या दिन में मेहनत करी, या किसी की कंपनी में नौकरी करी, या आपने अपनी भैंस बेची, या आपने गेहूं बेचा, या आपने चावल बेचा, चना बेचा, कपड़ा बना के, अपनी मेहनत को जब आप बेचते हो तो आप रुपया कमा करके बेचते हो। ठीक है।
जब ये आपका अनाज सरकार के पास जमा हो जाता है तो सरकार उस धन के बराबर का सोना आरबीआई में रिजर्व रखती है और उस सोने के बराबर के नोट ही छाप करके आपको देती है। तब इसी तरह छपता है, जितना धन, जितना प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के मुकाबले में ही ये नोट छपते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैंने ये 500 रुपया अपने पास रखा है तो इस 500 रुपए में ऐसे ऐसे 500 नोट आने चाहिए, एक एक रुपए के। इसका अर्थ ये भी है कि इस 1 रुपए की वैल्यू, इस ऐसे ऐसे 500 अगर 1 रुपए में इकट्ठे करता हूं तो उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। दर्शकों को भी कोई डाउट है तो आप बताइए। आप सिर्फ इतना बताइए कि इस 1 रुपए, ऐसे ऐसे 1 रुपए के 500 नोट अगर हम इकट्ठा करें और ये 500 का एक नोट करें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 500 रुपए और इस 500 रुपए की दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी कि दोनों की परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कोई असहमति नहीं है। अभी मैं आपके सामने, ये तो चलो नोट को मैं भी रख देता हूं, अभी मैं रुपए को आगे सामने रख लेता हूं। अभी मेरे पास ये रुपए का नोट है, फिर मेरे पास एक ये सिक्का है, इसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है, इधर इंडिया और भारत लिखा है, ये लोहे का सिक्का है और इसके ऊपर लिखा है इधर 1 रुपया, 1 रुपया, ये भी 1 रुपए का सिक्का है। इसका अर्थ इस 1 रुपए की वैल्यू और इस 1 रुपए की वैल्यू और परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपको कोई डाउट है तो बताइए। अभी मेरे पास ये 1 रुपया और है, इसको जरा देखिए, इस पे भी क्या लिखा है, 1 रुपीज इंडिया, 1 रुपी इंडिया, 1862, ये भी 1 रुपया इंडिया है। ठीक है, ये 1862 का 1 रुपया है, तो ये 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है। तो अब मैं ये मानता हूं कि इन तीनों 1-1 रुपए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो मैं जब इन तीनों को बैंक में लेकर के जाता हूं तो तीनों की वैल्यू बराबर ही मानी जाती है। बैंक इन तीनों को 1 रुपया मानता है और यदि मैं ये जमा करता हूं तो इनको तीनों को 1-1 रुपए में ही जमा करता है। ठीक है, इसमें भी कोई ठगी नहीं है। इसका मतलब इन तीनों की परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए। तो इसमें जब मैं जाता हूं तो मुझे एक टॉफी मिलती है, इसमें जब मैं जाता हूं तो एक टॉफी मिलती है, और इसमें जब मैं बाजार में लेके जाता हूं तो सुनार देखता है, अरे ये तो चांदी का है, इसमें तो 90% चांदी है और इसका वजन तो 1 तोला है। इसका वजन टोटल कैलकुलेट करके देखता है तो वहां जो बैंक, वो जो सुनार है वो इसे रख करके ऐसे ऐसे 1000 के नोट दे देता है। अब बैंक इसे 1 रुपए में ले रहा है जी, लेकिन सुनार यानी परचेजिंग पावर इसकी 1000 के बराबर है। यानी बैंक के 1000 रुपए के नोट मेरे भारत के इस 1 रुपए के बराबर है। यदि ये रुपया चलन में नहीं है तो बैंक इसे 1 रुपए में क्यों ले रहा है? यदि ये चलन में है तो इस रुपए में और इस रुपए में और इस रुपए में परचेजिंग पावर में फर्क क्यों है? और यदि ये फर्क है तो मैं अगर आज जाकर के, आज जैसे कि मैं बताऊं 7 तारीख है, 7 नवंबर है, आज जाकर के मैं ये 1 रुपया बैंक में जमा करा दूं और अगले दिन लेने जाऊं और मुझे फिर अगले दिन बैंक ये वाला रुपया दे दे, तो इसका मतलब ये हो गया सिर्फ एक ट्रांजैक्शन यानी जाने और आने में ही 1000 गुना का धोखा हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इस, क्योंकि 1000 ऐसे ऐसे 1000 सिक्के आ रहे हैं इसमें, जबकि बैंक इसे दोनों को 1 रुपया मान रहा है। यहां पंगा ये हो रहा है कि बैंक 1 रुपया मान रहा है लेकिन बाजार इनको अलग अलग मान रहा है। तो मैं बाजार को सच मानूं कि बैंक को सच मानूं, ये सवाल उठा। तो फिर हमने जाना, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये में 1000 सिक्के आ रहे हैं, तो जितना सामान हम ऐसे ऐसे 1000 सिक्कों में खरीदते हैं वो हमारे असल में 1 रुपये की वैल्यू होनी चाहिए थी। फिर और पंगा हुआ, फिर और पंगा ये हो गया कि हमने आरबीआई से सवाल पूछ लिया कि ये चांदी वाला असली है या ये नकली है या फिर ये जो दूसरा वाला असली है, तो या कागज वाला असली है, दोनों में असली कौन सा है? ठीक है। तो आरबीआई ने अपने आरटीआई के जवाब में बोला कि जी देखिए, जैसे जो किलोग्राम का बट्टा होता है ना, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो बट्टा लोहे का है या फिर चांदी का है या सोने का है। बट्टे का मतलब वजन है, तो वो वजन का मापक होता है और उसका मानक 1000 ग्राम है। तो आप ऐसे ही ये रुपया जो है ना, ये कोई भी धातु का हो, बस उस पर जो लिखा होता है वही उसका मान होता है।
तो असल में रुपया ये नहीं है जी। ये तो रुपए को रिप्रेजेंट करने का सिक्का है, रुपया तो कुछ और होता है, उसका तो मानक होता है जी। वहां दिमाग खड़का कि मानक क्या है, फिर ढूंढ के लाओ। तो हमने सरकार से पूछ लिया कि जो आपका पास वैध रुपया है उस वैध रुपए का क्या दस्तावेज है, यानी ये कैसे साबित होगा कि ये रुपया असली है कि नकली है। जी। क्योंकि एक रिपोर्ट पहले छपी भी थी, सीबीआई ने इसके ऊपर काफ़ी वो किया था, मुझे अभी किसी साथी ने बताया था कि अवैध करेंसी, अवैध नोटों को भी आरबीआई ही छापती है। तो अब हमें लगा पता कि अवैध कौन सा रुपया और वैध कौन सा, तो मुझे बता दो जरा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 500 का नोट असली है कि नकली है। कि बोला कि आरबीआई ने छापा होगा, तो आरबीआई ने किस बेसिस पर छापा होगा, उसका कोई ना कोई आधार होगा। सही बात है। तो जो आधार है वो हमने पूछ लिया। हमने आरबीआई से कहा कि आप हमें वैध रुपए का दस्तावेज उपलब्ध करा दो। आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में कहा हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ सारा रुपया अवैध हो गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सारा रुपया अवैध हो जाए या सारा नोट अवैध हो जाए। फिर हम गए, फिर हमें कोई मिल गया आरबीआई से, उसने फिर हमारे वर्मा जी को बताया कि जी वहाँ जाओ आर्काइव में, वहाँ फलानी फलानी अलमारी में वहाँ पर ये कागज़ रखा है, वो वैध रुपए का दस्तावेज है, वो निकाल लाओ। तो रिसर्च करने के लिए गए और वहाँ से वर्मा जी वो डॉक्यूमेंट उठा लाए। उस डॉक्यूमेंट में जो वैध रुपए का दस्तावेज मिला वो मिला 15 रुपए की एक मोहर। ठीक है। एक मोहर मतलब 11.664 ग्राम गोल्ड, मतलब एक मोहर जिसका वजन इतना है, इतना ग्राम सोना है और वो 15 रुपए उसकी वैल्यू है। यही वैध रुपए का दस्तावेज है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 11.664 ग्राम को 15 से भाग देते हैं तो 0.777 ग्राम सोना मिलता है। इसका अर्थ यानी कि 777 मिलीग्राम सोना होता है जी। तब समझ में आया कि असल में जो 1 रुपया अगर कोई बोलता है तो वो 777 मिलीग्राम सोना होता है। यानी कि यदि मैंने अपने खेत में मेहनत करके अगर 10 रुपए कमा लिए हैं तो मुझे 777 ग्राम सोना मल्टीप्लाई बाय 10 इतना सोना कमा लिया है। ठीक है। ये मेरा असल में मेरे रुपए की वैल्यू है, मेरे कमाई का मान है। जो भारत का आदमी है, जो भारत का नहीं है, जो रिफ्यूजी है, उसके लिए कोई पैमाना मैं नहीं कहता हूं। मैं केवल भारत के नागरिकों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो भारत का आदमी है उसकी मेहनत की कमाई है 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। जब तक वहां पर 777 मिलीग्राम सोना नहीं होगा तब तक 1 रुपये का नोट नहीं छप सकता। जी। अभी समझ आ गया आपको? समझ आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारत का नागरिक पैसे जमा कराता है बैंक में वो असल में सोना जमा कराता है, उसी के बराबर के नोट छपकर आते हैं। सही बात। क्योंकि वो धन जमा कराता है ना, बैंक में जमाया जाएगा तो वो अपनी भैंस को किसी को दे करके जमा करा रहा है। बेशक वो उस नोट को ही धन मान रहा है, लेकिन असल में तो वो असली धन को दे कर गया है ना। अब यदि उसे पता चले कि असली धन के बदले जो ये नोट मिल रहे हैं ये नकली मिल रहे हैं तो कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। 777 मिलीग्राम सोने की जो इन बैंक के नोट के बराबर कीमत है वो 6300 रुपए के बैंक नोट बनते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप बैंक में अपना 1 रुपया जमा कराकर 1 रुपया निकालते हो तो यहां पर अगर कर रहे हो तो 1000 गुना की ठगी होती है। और जब आप असली में अनाज जमा कराते हो या किस्त जमा कराते हो बैंक में अपनी कमाई से तब आपकी 6300 गुना की ठगी होती है। इसको सच जानने के लिए हमने आवेदन डाल दिया जी। बैंकों में। आवेदन डाल के हमने पूछ लिया कि जी आपने जो हमको पैसा दिया था, जो हमने लोन मांगा था आपसे, और उस लोन में आपने हमको रुपया दिया था कि रुपए के नोट दिए थे, और जो नोट दिए थे वो असली दिए थे कि नकली दिए थे। क्योंकि हमको पता चला है कि आपने कूटकरित रुपया भी चला हुआ है, तो हमें ये डाउट है कि आपने हमें कूटकरित रुपया दिया है। यदि आपने हमें कूटकरित रुपया नहीं दिया है तो आप हमको बता दो कि हमने आपको असली रुपया दिया है, और यदि आपने डिवैल्यूएट किया हुआ रुपया दिया है तो आपको आजीवन कारावास तक की सजा होगी। और लेकिन फिर भी हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम आपका पैसा बिल्कुल कानूनी तरीके से चुकता करेंगे। तो 6300 के बराबर का हिसाब है, यानी 6,30,000 रुपए का लोन अगर आपने हमको दिया है। देखो असल में तो हमने रुपए मांगे थे, दिए उन्हें बैंक नोट दिए, उन्होंने रुपया नहीं दिया, रुपए के बैंक नोट दिए। उस बैंक नोट की कीमत 6300 गुना कम है, तो इसका मतलब
6,30,000 रुपए का लोन यदि बैंक ने हमको दिया है 100 रुपए तो दिए। असलियत में उसने हमें 100 रुपया ही दिया है। जी। तो जो मैं मेहनत करके तुमको किस्त दिया हूं 1,000 रुपए की, हाँ। असल में मुझे 100 देने थे, तो मेरे 900 वापस करो। 900 वापस करें। जितनी भी किस्त हमने जमा कराई है, हमने असली धन कमाया है। जी। बैंक ने वो छाप कर आपको दे दिया, बिना मतलब एम ही बस डिजिट लिखा और दे दिया। हाँ। मैंने कमा कर आपको दिया, सही बात। मैं दे रहा हूं रुपया, तुम दे रहे हो नोट। नोट की और रुपए की कीमत होनी चाहिए बराबर। तो अगर आपको मानते बराबर हो तो 500 रुपया बैंक में लेके जाओ और बोलो मेरा रुपया दे दो। एक एप्लीकेशन लगाओ बैंक में, कोई भी जिसने भी लोन ले रखा है, अगर आपको बैंक फ्रॉड की सच्चाई जाननी है। वैसे तो जनता सरकार मोर्चा 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा सेमिनार कर रहा है, जिसमें इसकी किताब पूरी सबूतों के साथ, सारे सबूतों के साथ लॉन्च करने वाला है। लेकिन अगर उससे पहले आपको जानना है, आप एक 500 रुपए का, 100 रुपए का, 10 रुपए का कोई भी नोट ले जाओ बैंक में और एक एप्लीकेशन लगाओ कि ये नोट मैं आपके पास जमा कर रहा हूं, इस नोट की कॉपी मैंने अपने पास रख ली है, ये नोट के बदले मुझे कोई नोट नहीं चाहिए, इस नोट के बदले मुझे भारत का रुपया चाहिए, मुझे मेरा रुपया दे दो और ये अपना नोट अपना वापस पकड़ो। ये एप्लीकेशन दे, क्योंकि इस पे लिखा है ना, मैं धारक को 10 रुपए 500 रुपए देने का वादा प्रॉमिस करता किया हूं, हुआ है। तो प्रॉमिस मेरा पूरा कर दो। सही यदि बैंक वो प्रॉमिस पूरा कर दे तो बैंक सच्चा है और हम झूठे हैं। यदि बैंक वो प्रॉमिस पूरा ना करे तो मतलब बैंक फ्रॉड है, पूरा बैंकिंग फ्रॉड है इसका मतलब। तो आप जाकर के चेक कर लो, आपने लोन लिया हुआ है तो जिस दिन ये असल में बैंक का दिया हुआ चेक है, प्रॉमिस है, अगर ये देने से मना कर दे 1 महीने के अंदर अंदर, तो भैया इसका मतलब बैंक का चेक बाउंस हुआ है, उसके ऊपर 138 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो जिसका चेक बाउंस हो गया, ये इस पे बड़ा बहस हुई थी हमारी। एक जोनल मैनेजर थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, दिल्ली में ही बैठे थे, तो हम काफ़ी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने मुझे बोला, आप ऐसा करो ना बलहारा जी, आपने आप कह रहे हो ये नोट नकली है? मैंने कहा हाँ। आप कह रहे हो कि बैंक ने नोट दिए हैं, पैसा नहीं दिया? मैंने कहा हाँ। तो ऐसा करो, नोट ही दे दो वापस। जी। उन्होंने मुझसे सवाल पूछ लिया कि नोट ही दे दो वापस। मैंने कहा आप एक काम करो, यही चीज़ लिख कर दे दो। आपने भी तो हमसे सब कुछ लिखित में लिया था ना, सही बात है। आपने भी तो हमसे सब कुछ रिटर्न में लिया है, सारे सिग्नेचर कराए, सारे डॉक्यूमेंट लिए। हाँ, जब लोन देते हैं तो हाँ, उसका सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप हमसे रिटर्न में मांग लीजिए, हम आपको दे देंगे। अब वो रिटर्न में भी मांगने को तैयार नहीं। फिर कहने लगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया था। मैंने कहा कब हुआ था? कोई एक आदेश, कोई कानून, कुछ तो हुआ होगा। हाँ। कोई तो आदेश पारित हुआ होगा या चुपचाप हो गया? जो 15 रुपए में एक मोहर की वैल्यू है, जब आपने खत्म टूटी होगी तो कोई तो कागज, कोई तो कानून बनाया होगा। वो कानून तो बता दो जी। कौन सा कानून है जिसके तहत आपने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया, पहले तो वो बता दो। किस कानून के तहत आपको परमिशन है या फिर आपके पास पावर है वो खत्म करने की, वो बता दो जी। और यदि वो खत्म नहीं हुआ है तो फिर इसका मतलब इसके बदले में हमारे को सोना मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब वो बोलते हैं कि ये तो खत्म हो चुका है, आप बलहारा जी मानो या ना मानो, लेकिन इसके बदले में गोल्ड अब रखना नहीं पड़ता। मैंने कहा मैं आप ही की बात को सच मान लेता हूँ। मैनेजर को मैं बिल्कुल, जोनल मैनेजर था, बड़ा अफसर था उनका, कई सारे बैंक मैनेजर्स बैठे हुए थे, ब्रांच मैनेजर्स। फिर भी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने वाली बात आप कह रहे हो, ये गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने का मतलब समझा दो आप थोड़ा सा हमको। वो बोले इसका खत्म होने का मतलब ये है कि अब बैंक को नोट छापने के लिए गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब बैंक जितने मर्जी नोट छाप सकता है? बोला हाँ। तो फिर हमारे वाले भी छाप लो जो हमसे लेने हैं। सही बात है। जो देश की जनता को इतना बेवकूफ़ काहे को बना रखा है भाई? उसकी कॉस्टिंग हमसे ले लो, 5 रुपए में चलता होगा, छाप दो ना। 2 रुपये 3 रुपये खर्चा आता है। 3 रुपया नहीं, 3 रुपये के नोट, बैंक नोट। मतलब जब तुम्हारे पास कोई नियम है छापने का तो वो नियम हमको बताओ और बताओ कि उस नियम से कितने नोट छपे हैं, और यदि बिना नियम के छपे हैं तो नकली हैं। हमारे भी छाप दो। फिर हमारे वाले भी छाप लो जो हमसे लोन में लेने हैं। तो उसको कोई जवाब मिला नहीं। उसने कहा फिर हमें लीगल कार्रवाई ही करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ, हमको पता है, ये जितने कोर्ट हैं, जितने जजेस हैं, ये तुम्हारे ही इसी रुपए के चक्कर में हैं, ये जितने थानेदार हैं इसी चक्कर में हैं। तो तुम्हारी तो खाट खड़ी करेगी देश की जनता। ये कानून के बस की बात तो मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी तो इतना सारा ऐशो आराम, उसके जजेस को जो इतना सारा ऐशो आराम, इतनी सुविधाएं, ऐसा टॉर, ऐसी ताकत मिलती है, वो इसी से मिल रही है, इसी पैसे से मिल रही है।
अगर ये उनके पास ना मिले उनको तो सब गायब हो जाए नीचे से, क्योंकि उनको जो सुविधाएं हैं वो इसी धन से मिल रही है ना। और देश की जनता अगर अपना धन खींच ले वापस तो उनके पास क्या रह जाएगा, मतलब नंग धड़ंग हो जाएंगे सब। जितने नेता अभिनेता बड़े बड़े इंडस्ट्री, सबके नीचे के पैरों की जमीन ये देश की जनता खींच सकती है अकेला। सिर्फ उसे कुछ नहीं करना है, वो बैंक के बाहर प्लान करके जाओ, जिस गांव के अंदर बैंक खुला हुआ है 100 लोग चले जाओ उस दिन और बोलो ये 100 के नोट जमा करो हमारे और इसके बदले हमारे को 100 रुपए दो, बस कुछ नहीं करना। वो बोलेंगे सिक्के, सिक्के नहीं रुपया चाहिए हमको, या कह दो कि ये नोट या कह दो कि ये वाला रुपया जो है वो नकली है, या कह दो कि ये नकली है, या यही दे दो तुम। सही बात है। अभी मैं तो सोना मांग रहा हूं, लेकिन तुम पहले अभी फिलहाल यहां तक तो आओ। सही बात है। इसमें भी फंसेंगे वो मरेंगे अगर उनको, मतलब अगर वो वहां वापस आ गए तो देश की जनता उनको बाहर निकाल के कूट के भगाएगी जिस दिन देश की जनता को समझ आ गया। तो 24 नवंबर को बड़ा हो सकता है कि देश को समझ में आए कि किस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग पर भी एक बड़ा सेमिनार है कि बच्चों की परवरिश में हम क्या गलती कर रहे हैं शिक्षा में, और दूसरा साथ में ये बैंकिंग के पूरे फ्रॉड को हम सब लोगों के सामने लेकर के आएंगे। सिर्फ रिकवरी वाले फ्रॉड नहीं हैं, सिर्फ वो गुंडागर्दी नहीं करते हैं, बल्कि बैंक वालों के साथ मिलकर पुलिस के थाना अध्यक्ष तक भी गड़बड़ करते हैं। मतलब वो उनको भी कुछ, उनको डिजिट तो ट्रांसफर करने होते हैं, उनको क्या लगता है, उनको वो नोट ही तो छाप कर देना है फ्री फंड के। और अगर देश के लोगों को ये पता चल जाए ना कि आपको जो लोन दिया गया है वो लोन कहीं है ही नहीं। सरसई का नाम सुना है आपने? सुना है। सरसई, अगर आपका लोन सरसई में एंट्री नहीं है तो वो लोन फ्रॉड है। तो अगर कोई साथी को ये देखना है कि उसका लोन वैध है कि अवैध है, उसका ये भी चेक कर लेंगे ना, CERSAI sarsai.com पे जाओ, अपने लोन की डिटेल्स एंटर करो, वहाँ पर अगर आपका लोन वहाँ एंटर्ड है तो आपका लोन फिर भी बैंक ने वैलिड तरीके से सोच करके दिया है। अदरवाइज 99% जो लोन है वो सारे फ्रॉड हैं, दिए ही गलत तरीके से हुए हैं। पहली बात तो ये है, वहीं पे फंस जाएगा बैंक। दूसरे नंबर पे आप बैंक से उनकी बैलेंस शीट मांग लो कि तुमने जो ये लोन दिया है दिया कहाँ से, पहले ये बता दो। देखो मैं जो लोन आपको दूंगा तो मैं कहीं ना कहीं से दूंगा, और जहाँ से मैं दूंगा वो मेरा कम होना चाहिए। लेकिन बैंक जब लोन दे रहा है तो उसका कहीं से भी कम नहीं होता। वो एक हवा में अकाउंट खोलता है, क्रेडिट अकाउंट, उस क्रेडिट अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करता है। मतलब वो पैसा वो कहीं नहीं है, और जो उसके पास एसेट है वो बस वो डिजिट घूमता है, बस खाली वो डिजिट आपको देता है और आप बदले में अपनी सारी कमाई उसको देते हो। तो इसका मतलब आप जब भी बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जब भी बैंक से कोई लोन लेते हो, आप क्रेडिट कार्ड पर 10 रुपए भी खर्च करते हो तो वो आपको हवा दे रहा है, डिजिट दे रहा है, और आप उसकी कमाई वापस रिटर्न कर रहे हो, यानी आप अपनी कमाई रिटर्न कर रहे हो। इसका मतलब हवा के बदले अपनी मेहनत 6300 गुना मेहनत आप दे रहे हो बैंक को जब भी आप कर्जा लेते हो। इसीलिए इस खेल को बहुत लोगों ने समझा था, हमारे पुरखों ने भी समझा था कि कैश में लेने की अगर हिम्मत है, औकात है तो खरीदो, लोन लेकर कुछ भी मत खरीदो, क्योंकि जैसे ही आप 1 रुपया भी लोन लोगे आप 1 रुपया मल्टीप्लाई बाय 6300 हो जाएगा। आज क्या 6300 रुपया, यानी 6000 गुना की लूट है 1 रुपया लोन लेने में। अब आप इसको कैसे समझोगे, आप इसको किस तरह से लोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर एजेंसी से है, और इससे लड़ने का और जीतने का एक ही तरीका है, वो है समझ, वो है ज्ञान। अगर आपको पता चल जाए कि ये समस्या है और ये समाधान है तो ऐसे चुटकियों में समाधान होता है। तो हमने आवेदन लगाए हैं बहुत से लोगों के, जिसमें अभी तक बैंक वाले जवाब नहीं दे रहे। मेरे को भी ये मेरे व्यूवर से एक फीडबैक मिला था, हाँ, कि उसने सेम आवेदन लगाया था कि आप इसको बताइए, जो जनता सरकार मोर्चा वाला, हाँ, तो वो आज तक जवाब नहीं आया उनके पास। तो मैं आपको एक ऑफर कह लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ कि जो आपके साथी जिन्होंने आपके थ्रू बैंकों से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है, यदि आप उनकी इवन अगर लिस्ट भी दे दें या उन लोगों को बोलें कि आपके थ्रू वो आवेदन इधर अपने पास लगाते हैं, तो हम उसकी लिस्टिंग अपने यहाँ कर देंगे उन लोगों में जिनके आवेदन बैंकों में गए हुए हैं हमारे। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने वाला, पहले हाई कोर्ट में जाएंगे सारी, तो जिस जिस ज़िले का वो बंदा है उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में हम अपील लगाने वाले हैं कि जो बैंकिंग फ्रॉड है इसके खिलाफ हमको न्याय दिया जाए। तो वो आप अपना उन लोगों को बोल दीजिए,
ताकि जनता सरकार मोर्चा के साथ लग के या मोर्चा के आपके साथ लग के और हम इस मुहिम को और आगे लेकर के जाएं। और 24 नवंबर को इनवाइट ज़रूर कीजिए कि आप आइए सारे के सारे और उस 24 नवंबर को इस मुहिम में शामिल होइए। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 24 ये नवंबर जो है टाल कटोरा स्टेडियम में, टाल कटोरा ही है ना, टाल कटोरा स्टेडियम दिल्ली स्टेडियम में एक सेमिनार होने वाला है सर का, एक बुक लॉन्च होगी, आप उसको वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं। आप मेरे से कनेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे आपको वहाँ पे जाना है। कुणाल भाई का नंबर आपके पास है और जनता सरकार मोर्चा पे क्लिक करने के लिए 95 18 17 0000 पे मिस कॉल है, 9518170000। वहाँ से आपके पास एक मैसेज आएगा 7696627656 से, मतलब आप मिस कॉल करोगे दूसरे नंबर पर और व्हाट्सएप आएगा दूसरे नंबर से, वो अपना ही नंबर है, वहाँ पे आप अपनी डिटेल भर सकते हो मोर्चे से जुड़ने के लिए। और निडर इंडिया चैनल पे स्ट्राइक लग गई है, 24 को अपना सेमिनार है, 22 तारीख तक की स्ट्राइक है, 15 दिन निडर इंडिया चैनल शायद नहीं खुलेगा। अपील हमने डाली है, अगर कल परसों तक खुल गया तो बात अलग है, अदरवाइज हर बार ये ऐसा ही करते हैं। तो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा का चैनल है, उस पर हम लाइव आएंगे, जो संडे की लाइव आनी थी वो लाइव डॉक्टर देवेंद्र यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, और फिर फेसबुक पर भी पैरेलल में आएंगे हम, देवेंद्र बल्हारा वाला जो फेसबुक पेज है उस पर, ताकि सभी लोग कनेक्टेड रहें। तो अभी आपको कनेक्शन जो शिफ्ट करना है वो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा वाले चैनल पर करना है, जब उधर से वो हो जाएगा तो तब उसको भी हम चालू कर देंगे पैरेलल में। तब तक के लिए आप सब लोग जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहें तो कुछ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।